सादर प्रणाम। गुरु चरणों में प्रणाम करके मैं अपने बात यहाँ कहना चाहूँगी। मैं भारत की उस गुरु शिष्य परंपरा को वंदन करती हूँ कि जिसके माध्यम से आज हम सभी अपनी अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने सद शिष्यों का निर्माण किया और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व उन्हें सौंपा। मैं सदगुरु से निवेदन करती हूँ, परम पिता परमेश्वर से निवेदन करती हूँ कि हम इस परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को इसी प्रकार अबाधित रूप से जारी रखें ताकि हमारा संस्कार, हमारी कला और हमारी धरोहर हम अविरत आगे बढ़ाते रहें। मैं साथ ही धन्यवाद करती हूँ आलाप एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की कि उन्होंने मुझे आज अपनी बात कहने का मौका दिया, अपनी गुरु के विषय में अपनी बात कहने का अवसर दिया। एक शिष्य के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि वो अपने गुरु के बारे में कुछ कहे। मेरी गुरु श्रीमती सविता गोडबोले, जो विवाह पूर्व मंगला नातू के नाम से जानी जाती थी, आप आचार्य लच्छू महाराज जी की शिष्या हैं और उन्हीं से आपने नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। महाराज जी की परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने अनेक शिष्य तैयार किए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसी गुरु मुझे मिली जिनके घर में मेरा जन्म हुआ और उनकी बेटी भी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी गुरु श्रीमती सविता गोडबोले, उनके विषय में अगर कुछ कहूं तो उनकी नृत्य की जो साधना का जो प्रवाह रहा है वो खुद एक डॉक्टरी और संगीतज्ञ परिवार से के मिले जुले परिवार के माहौल से आती है। आपके दादाजी ख्यातनाम ध्रुपद गायक रहे हैं। लक्ष्मण गंगाधर नातू, डॉक्टर लक्ष्मण गंगाधर नातू, जिन्हें 5000 ध्रुपद बंदिशें कंठस्थ थी और जिनका आज भी उदाहरण हमें कई किताबों में मिलता है। आपके पिता उत्कृष्ट सतार बजाया करते थे। आपके भाई अच्छा गाते हैं। अफजल हुसैन नगीना साहब के शागिर्द रहे हैं। मेरी माँ की बहन, बड़ी बहन, आप मोहनराव कल्याणपुरकर जी के पास नृत्य सीखी। तो कहने का तात्पर्य ये कि घर में नृत्य और संगीत का माहौल शुरू से ही था। मेरी माँ ने अपने परिवार के डॉक्टरी पेशे से हटकर नृत्य को अपना माध्यम बनाया और उसी में करियर या उसी को अभिव्यक्ति के रूप में या अपनी साधना के रूप में चुना। विवाह के उपरांत आप मध्य प्रदेश में आई, जहाँ पर नृत्य के रूप में बहुत अधिक कार्य नहीं था और उनके हाथ में, मतलब उनके पास कच्ची मिट्टी कह सकते हैं आप थी, जहाँ उन्होंने कथक का लखनऊ घराने का वृक्ष की नींव या बीज बोए और धीरे धीरे वो बीज फलीभूत फलदा बढ़ने लगा, वृद्धिगत हो रहा है। मेरी माँ अत्यंत कठिन अनुशासन में महाराज जी के पास नृत्य सीखी। मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को अपनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है और ऐसी ही अनेक परीक्षाओं से होते हुए गुरु श्रीमती सविता गोडबोले की कथक यात्रा रही। आपकी प्रारंभिक शिक्षा केडी श्रीवास्तव माट साहब के पास हुई, उसके बाद लच्छू महाराज जी के पास हुई। महाराज जी के
अनुशासन प्रिय होने के चर्चे उन्होंने सुने थे, मतलब जानती थी। लच्छू महाराज जी अत्यंत अनुशासन प्रिय व्यक्तिमत्व कहा जाता है, और शिष्यों के मामले में वो बहुत सख्ती भी रखा करते थे। मेरी माँ ने जब शिक्षा आरंभ की तो उन्हें 6 माह तक मात्र तत्कार, जिसे हम फुटवर्क कहते हैं, या ताथई थे तत् आथई थे तत् के पैर हैं, ये सिखाया। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। मेरी माँ कैसरबाग बारादरी में कथक केंद्र तब हुआ करता था, और आप राजा बाजार में रहती थी। राजा बाजार से या नादन महल रोड से कैसरबाग बारादरी पैदल आना जाना उनको पड़ता था। उन्हें कहीं रिक्शा के लिए सख्त मना कर दिया था। महाराज जी ने कहा था कि अगर आना है क्लास में तो तुम्हें पैदल आना है और पैदल घर जाना है, रिक्शा नहीं मिलेगा, आप रिक्शा नहीं करेंगे। तब लखनऊ में साइकिल रिक्शा का चलन रहा है, और इतने बड़े डॉक्टरी परिवार से, एक नामी गिरामी परिवार से की बेटी पैदल कथक केंद्र में शिक्षा ग्रहण करने जा रही है। तो इस तरह से उनकी शिक्षा शुरू हुई। महाराज जी का सिखाने का अंदाज हर शागिर्द को अलग अलग था, और यही चीज उनके सभी विद्यार्थी भी अपनाते हैं। उनका हर शिष्य, उसकी हर शिष्य की अपनी खूबी होती है। किसी का अंग अच्छा है, किसी का अभिनय अच्छा है, किसी की तैयारी अच्छी है। उनके हर शिष्य की अपनी एक जो विशेषता महाराज जी देखते थे, उस हिसाब से वो बनाते थे, उस शिष्य को निखारते थे। मेरी माँ को उन्होंने विशेष रूप से अंग या लास्य अंग, कसक मसक, और उनकी जो भाव की बातें थी वो बहुत सिखाई। साथ ही उन्होंने एक निर्देश भी दिया था कि मंगला, तुम्हें तबले पर काम करना है, नाच का तबला उस पर काम करना है। तो इस बात को गुरु आज्ञा मानकर मेरी माँ ने नचकन बाज की बंदिशों पर बहुत गहन अध्ययन किया और उसकी निकासी पर काम किया। मेरी गुरु ने ये चीज गांठ बांध ली कि गुरु से जो चीज जैसी मिली है उसे वैसी ही रखना है। हर शिष्य अपनी तरफ से उसमें गुरु की विद्या में योगदान जरूर करता है, पर उसका मूल ढांचा उसको बिल्कुल ना हिलाते हुए उसी परंपरा को वैसे ही मेरी गुरु ने रखा। मेरी गुरु ने कई तबले की, खास तौर पर लखनऊ की बंदिशें उस्ताद आगा हुसैन खां साहब और उनके पिताजी खलीफा अबिद हुसैन खां साहब के सानिध्य में रहकर सीखी। उनसे सीखा, उनसे बरता, और उनके लिए एक विशेष होमवर्क की तरह होता था कि एक बंदिश को किस प्रकार आप के रूप में व्यक्त करेंगे। महाराज जी का माँ को सिखाने के लिए किसी बोल में केवल पैर की निकासी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अंग की निकासी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो लखनऊ घराने के लिए आंगिक भाव या आंगिक अभिनय की बात हम करते हैं, सो वो अधिक महत्वपूर्ण था, और इस बात को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संवारा और उसको निखारा। ये एक्चुअली एक तरह से मेरी माँ की कथक की जो भी समझ थी, या जो मैं समझ पाई, उस तरह से इस बात को मैं कहूँगी। महाराज जी के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में घड़ी में 9 बजते थे तो महाराज जी एकेडमी में पहुंच जाते थे। उन्हें देरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ये डिसिप्लिन और ये सारी बातें जो है मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं आज भी। तो हालांकि मैं थोड़ी सी विपरीत रही, मैं बहुत क्या कहते हैं, देरी हो जाती थी मुझे, जिस पे मैं हमेशा डांट खाती थी।
आज भी गाना गाती हूँ। तो समय और किसी कंपोजिशन को जब तक समाधान पूर्वक आप नहीं कर लेते तब तक का उसका भाव। माँ हमेशा एक उदाहरण देती हैं चंद्रावली बैले का, जिसमें उन्होंने अभिनय किया और उन्हें एक विशेष रूप से एक छोटा सा इंसिडेंस होता है जिसमें उनके पीछे बैल लग जाता है उस कैरेक्टर के पीछे, और वो दौड़ते हुए जाता है। ये बंसी कौल जी का निर्देशित उसमें सहयोग रहा। यहाँ से कहती हैं कि बहुत अधिक उन्होंने अभिनय और सेंस ऑफ कोरियोग्राफी जो महाराज जी की थी, या बाकी की समझ जो कहते हैं वो थी, वो दिखाई देती थी। और अभिनय यहाँ से उनका मतलब धीरे 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 यहाँ इन बैलेज में या इन उनकी कृतियों में वो दिखाई देने लगा था। और माँ समझने लगी थी कि कैसे अभिनय को और हम निखारें। जैसे हम जानते हैं कि महाराज जी ने श्रृंगार पे बहुत काम किया और श्रृंगार से भक्ति की ओर उन्होंने अपने नृत्य को लेके गए। ये झलक मेरी गुरु में बहुत अधिक दिखाई देती है। मुझे याद है उनका परफॉर्मेंस महाराज जी के जन्म दिवस पर ही, लखनऊ के कार्यक्रम की बात है ये, बेगम अख्तर साहिबा की बहुत प्रसिद्ध ठुमरी है जो कंपोजिशन है, जो ठुमरी है जो बाद में सिनेमा में भी ली गई, हमारी अटरिया पे आओ रे सवैया। ये बंदिश स्थूल विचार से, ये हमारी अटरिया पर आओ रे सवरिया, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन या इसकी अभिव्यक्ति या इसके पीछे के भाव हम कितने क्षमता में, कितनी अधिक गूढ़ता के साथ इसको बरत सकते हैं, इस भावना को वो कहती हैं और करती हैं। यहाँ के कार्यक्रम में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने अभिनय के सारे पायदान, या कहें कि जो स्टेप्स हम लोग कहते हैं ना, नयन भाव, फिर अंग भाव, और ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए इसको ऐसे सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से बरता, और ये इस भाव को परमात्मा से आत्मा का मिलन या मोक्ष प्राप्ति की ओर वो ले गई, जो कि अविस्मरणीय, अकल्पनीय और अद्भुत था। सर्वसामान्य विचार सरणी में हम ये सोच नहीं सकते कि श्रृंगार का ये भाव या ये तत्व हम इस परमोच्च अभिव्यक्ति तक हम ले जा सकते हैं। तो ये भावना और ये एस्पेक्ट उनका रहा महाराज जी का, और यही हमारी गुरु की भी बात रही। एक यहाँ महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि जैसे साहित्य के साथ महाराज जी की खुद रचनाकार रहे हैं, खुद कितनी अनूठी रचनाएं उन्होंने की हैं, और जिनका कोई जोड़ नहीं है। लोग भले ही इस पर डिबेट करते रहे कि ये कंपोजिशन विशेष रूप से नाचत गोपाल लाल जो है ये महाराज जी की नहीं है, पर इसका उदाहरण भी मिलता है। उनकी बाकी रचनाओं से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये उन्हीं की रचना सिद्ध भी होती है। खैर, उस विषय पे ना जाते हुए साहित्य की समझ ये महाराज जी की रचनाओं में हमको दिखाई देती है, महाराज जी की हर कृति में दिखाई देती है, महाराज जी के हर कंपोजिशन में दिखाई देती है। न केवल साहित्य की समझ, बट रिदम की समझ, या किसी बोल को कितनी खूबसूरती से बदला जा सकता है, कितनी खूबसूरती से उसके अलग अलग आयाम विकसित किए जा सकते हैं, ये भी हमें दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे एक बहुत
खास बंदिश है दन्ना ना दिन दन्ना दिन दन्ना दगत तक दगत तक दिन गड़ना के दिन के दगत तक नकड़ दा दिन के दिन दिन दा दिन के दिन दा दगत तक गदी करना धड़न नकड़ तक दा धड़न नकड़ तक दा धा दिन ये एक बड़ी प्रचलित और बड़ी खूबसूरत बंदिश है। इस बंदिश को गुरुजी ने या मेरी माँ बताती हैं, इसको इस तरीके से खूबसूरती से इन्होंने अडॉप्ट किया और नाच के हिसाब से छोटे छोटे कंपोजिशंस बनाए जो हम उनकी परंपरा के सभी शागिर्द लगाते हैं। नाना दिन नाना दिन नाना दगत तगिड़ तक तक तेरे गिड़ तक 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 आकर दे दे तगिड़ दा 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 तेरे गिड़ नाना ना तेरे गिड़ ता 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 तेरे गिड़ दी 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 तेरे गिड़ धा धा तेरे गिड़ नाना तेरे गिड़ ता ता तेरे गिड़ दी दी तेरे गिड़ धा तेरे गिड़ ना तेरे गिड़ ता तेरे गिड़ दी तेरे गिड़ धा। तो ये जो इस तरह की जो बोल उन्होंने बनाए, दगत तगिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक दगत तगिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक दगत तगिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक दा। इस तरह की कंपोजिशंस एक बड़ी गत नुमा बंदिश से किस प्रकार नाच के बोल हम छोटे छोटे बना सकते हैं, बनाने की कोशिश या महाराज जी का क्रिएशन हमने किया, ये समझने लायक है और ये एक विशेष स्वरूप मुझे लगता है। दूसरा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि महाराज जी ने दोनों चीजों को, नृत्य के दोनों अंगों को बहुत विशेष रूप से संवारा और उसमें और अपनी बढ़त की। बोलों में कथानक कहने की बात, जैसे धगत तगड़ तक तक तेरे गिड़ तक तक का कर दे तगड़ धा 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 तेरे गिड़ ना ना ना, ये बोल है। इस बोल को नाच से करना, नाच के रूप में या आंगिक जैसे बोल टुकड़ा हम लगाते हैं वैसे करना, और फिर इसको अभिनय में करना, ये दोनों चीजें, ये दोनों एस्पेक्ट, बोलों में अभिनय, ये एस्पेक्ट बड़ी विशेष है। आज कई लोग उसको फॉलो करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून लगता है, बट ये जो महाराज लच्छू महाराज जी की विशेषता है, कई सारे लोग शायद जानते भी नहीं होंगे कि बोलों में अभिनय का इनिशिएशन ये लच्छू महाराज जी का रहा है। तो राधा कृष्ण की छेड़छाड़ बैठे बैठे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगी। धगत तगिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक धगत तगिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक धगत तगिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक तेरे गिड़ तक। सो ऐसे छोटे छोटे कंपोजिशंस में उन्होंने किया। या धगत तगिड़ तक, माखन चोरी ले लीजिए, या राधा कृष्ण छेड़छाड़ के कंपोजिशंस हैं। इसमें एक अपने शिष्य का योगदान के रूप में मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगी कि छोटे से बोल में मेरी माँ ने अपना योगदान इसमें दिया। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा वो एक हमेशा करती हैं अपने, इसमें हमको भी सिखाया। या द्रौपदी स्वयंवर का प्रसंग, कि छोटे से कंपोजिशन में कि अर्जुन ने उस मीन की या मछली की परछाई नीचे देखी, आप तेल कह लीजिए, पानी कह लीजिए, जो चाहे, वो कड़ाह में देखी और फिर अपना निशाना साधा। और ये प्रसंग, छोटा सा प्रसंग, ये इतना, इसको प्रसंग, ये बोल टुकड़े में कैसे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो महाराज जी की परंपरा को आगे रखते हुए मेरी माँ ने इसको बनाया। तो एक उड़ान की खूबसूरत सी बंदिश है। नाना दिन नन्ना नातिन तिन्ना नादिन नन्ना तकड़ाम दुम किड़ तक तेरे किड़ तक धरे किड़ तक घे घे काता घे घे काता गिनतरान दाती गिनता धा। सो ये बंदिश, इसमें उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर का प्रसंग किया। मैं कोशिश करती हूँ प्रस्तुत करने का। नाना दिन नन्ना नातिन तिन्ना नादिन तकड़ान धुमकिड़ तक तिरकिड़ तक धिरकिड़ तक घे घे काता घे घे काता गिनतरान दाती गिन तधा। तो इस तरह से उन्होंने इसको डेवलप किया। मेरी व्यक्तिगत सोच महाराज जी के नृत्य को लेके मैं यहाँ कहना चाहूंगी। वैसे तो मेरा अधिकार नहीं बनता है, मैं बहुत छोटी हूँ कि मैं उनके डांस को, उनके एलिमेंट को या उनकी चीज को समझ पाऊं या एनालाइज, उनके बारे में कुछ मैं बोल सकूं। पर एक विद्यार्थी के रूप में और नाटकों से जुड़े होने के कारण भी मैं यहाँ नाटकों से अपने जुड़ाव को विशेष रूप से क्यों कहना चाहूंगी, क्योंकि महाराज जी खुद
फारसी रंगमंच से बहुत करीबी उनका रिश्ता था, करीबी नाता था, और उसका प्रभाव उनके लेखनी पर भी दिखाई देता है। उनका उर्दू में काफ़ी साहित्य उन्होंने लिखा जो आज पता नहीं कहाँ पर है, हो सकता है हम लोगों को कभी पढ़ने को देखने को मिल जाए, आशा करते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नाटकों के विभिन्न या संभवतः सभी अभिनय से रिलेट करते हुए जितने आयाम हैं जो कथक नृत्य में गौण हो जाते हैं, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। मैं जैसे उदाहरण के तौर पे किसी एक शब्द विशेष के अनेक अर्थ और अभिव्यक्ति की अनेक उसकी डायमेंशंस कह लीजिए या उसकी अलग कलाएं किसी शब्द को लेके जो उनकी हर कोरियोग्राफी में हमको दिखाई देती, चाहे वो दक्ष यज्ञ ध्वंस हो या वो सिनेमा का कोई कोरियोग्राफी हो। मेरी माँ मुझे बताती हैं कि हम लोग बड़े आश्चर्य करते थे कि मीना कुमारी जी को जब वो डांस सिखाते थे, मीना कुमारी का तो कोई बैकग्राउंड था नहीं, वो खुद एक अच्छी शायर थी, तो उनसे वो कैसे अपनी बात कहते थे। तो माँ बताती हैं कि कविताओं में संवाद होते थे दोनों के, शेरों में एक दूसरे से अपने उस बात को समझाने के लिए कि ठाड़े रहियो। तो वो जो अभिनय या जो भाव है, जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं जो आने चाहिए, वो विशेष रूप से कविता या शब्दों के माध्यम से और अधिक प्रगाढ़ रूप से या प्रगल्भ रूप से खिलकर आते थे। तो ये महाराज जी के नृत्य की विशेषता मुझे लगती है। उसमें उन्होंने हर तरह के नाटकीय तत्वों का प्रयोग किया, हर तरह के उनके विचारों को व्यक्त किया, अभिव्यक्त करने की कोशिश की। असल में लच्छू महाराज जी का काम और उसके बारे में बोलना ये एक मुझे लगता है हफ्ते भर का सेमिनार या सेशन होना चाहिए। उनकी एक एक कृति को समझने के लिए एक विशेष रूप से क्या कहते हैं एप्रिसिएशन सेशन हम लोगों को रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि कैसे हम समझ पाए। आशा करती हूँ आगे हम लोग कुछ आप लोग सोचेंगे और ज़रूर कुछ इस तरह से काम करेंगे। मैं अपना योगदान ज़रूर देने के लिए तत्पर रहूँगी एज अ स्टूडेंट, कि मैं जो समझ पाई, जो देख पाई, अपनी बात को धीरे धीरे समेटते हुए ये सारे एस्पेक्ट्स महाराज जी के कथानक को टुकड़े में कहना। अब यहाँ ड्रामा क्यों आता है, तो एक मैं बात कहूंगी कि जो हम बोल टुकड़े नाचते हैं उसको ड्रामा के लैंग्वेज में यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं या लैंग्वेज ऑफ साउंड कहते हैं। तो उस लैंग्वेज को इंटरप्रीट करना या उस भाषा को के विभिन्न आयाम या उस आवाज को हम कितने प्रकार से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। सो धगत तकिट तक तक तिरकिट तक तो एक ये बात हो गई, एक अपने आप में एस्पेक्ट हो गया, पर उसी समय धगत तकिट तक तक तिरकिट तक ये एक दूसरे भाग हो गया। तो उसी साउंड को, उसी फ्रेज को हम कितनी प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये नाट्य तत्व है। और ये महाराज जी ने, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने डांस में इसको अडॉप्ट किया और उनके कंपोजिशन में जो कविता के या साहित्य के जितने छंदों के नियम हैं उनके अनुरूप, कभी नृत्य के छंद के अनुरूप या भावानुरूप, ऐसे उन्होंने कई रचनाएं, कई भावनाएं, कई चीजें की। ये उनकी नृत्य की या उनकी अभिव्यक्ति की विशेषता हो जाती है। ये मेरा अपना स्टडी है, मेरा अपना विचार है, हो सकता है मतलब एज एन स्टूडेंट। एक गुरु के लिए शिष्य का कर्तव्य, ऐसा मैं कहूं तो इस रूप में मैं मेरी मां को धन्य मानती हूं कि
अपने गुरु के लिए किसी शिष्य ने कुछ करना, ये एक उदाहरण है। केवल कार्यक्रम करना या उनके लिए कोई यादगार कोई चीज करना, उनका जन्मदिवस मनाना, या ये तो एक परंपरा है, ये हमें करना ही चाहिए। उन्होंने अपने भागीरथ प्रयास से भारत का सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य नर्तक के ऊपर डाक टिकट का प्रकाशन सरकार के माध्यम से या डाक टिकट निकलवाया पेनिटेलिक डिपार्टमेंट से। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उनके इस प्रयत्न में उनके जीरो लेवल से, मतलब जहां से शुरुआत से लेकर डाक टिकट प्रकाशन तक का सफर मैंने देखा है। और मैं धन्य हूं कि उन्होंने ठान ली थी कि महाराज जी पर डाक टिकट निकालना है। डाक टिकट कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, कोई उनको अंदाज नहीं था। उन्होंने अलग अलग तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया, अर्जी लिखी, लोगों से मिली। उसी दौरान उनका बहुत विकट एक्सीडेंट हो गया था। वो गिर गई थी सीढ़ियों से, उनके दोनों घुटनों में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आप ज़्यादा चलने फिरने का काम ना करें, नहीं तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे। पर गुरु भक्ति नहीं, मुझे करना है, मुझे मेरे गुरु के लिए स्टैंप निकालना है, या उनके लिए मुझे करना ही है, ये उन्होंने ठान लिया था। उनके बारे में जो कुछ भी दस्तावेज थे उनके पास थे, फिर बाकी शिष्यों से उन्होंने कलेक्ट किए, वो सारी चीज़ें बनाई, वो प्रोसेस किया। उसके लिए 3-4 बार वो दिल्ली गई, उस डिपार्टमेंट में बैठी रही, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, बाहर आहते में बैठी रही, अधिकारी आने तक दिन हो जाते थे। 4-7 दिन मुझे अच्छे से याद है, 7 दिन हो गए थे। हम रोज़ चक्कर लगा रहे थे। उस समय रामविलास पासवान जी थे, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन। उनका किसी तरह अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने इस स्टैम्प निकालने में काफ़ी उनकी मतलब उनका काफ़ी सहायता रही। और उनको आवेदन दिया। सब जनरली ये होता है ना कि मंत्री लोग, तो वो खुद आश्चर्यचकित थे कि एक शिष्य अपने गुरु के लिए एक डाक टिकट निकालना चाह रहा है, और वो इतनी कोशिश कर रहा है, इतना प्रयत्न कर रहा है। वो प्रोसीजर शुरू हो गई। अंततः वो दिन आया जब डाक टिकट जारी करना था। मेरी माँ ने कहा कि महाराज जी का सपना था कि स्वान लेक बैले और कथक का डायलॉग फॉर्म में या बैले फॉर्म में हम लोग नल दमयंती की कथा करें। तो मैं चाहती हूँ आस्था कि तुम इसको थोड़ा सा सोचो और तुम इसको करने की कोशिश करो। मेरे लिए मतलब उनका ये कहना था कि ड्रामेटिकल एस्पेक्ट, क्योंकि थिएटर में पढ़ के पास आउट हो चुकी थी तब तक ड्रामा स्कूल से, तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं किस तरह से इसको कोरियोग्राफ करूँ, क्या करूँ। तो मैंने मेरे मित्र जील चुरन को कहा कि जील, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, हमको करना है और इसको प्लान करते हैं। तब इतनी आसानी नहीं थी कि हम इंटरनेट के माध्यम से बात कर लें या फ़ोन कर लें। स्क्रिप्ट बनाई, सारी चीज़ें की। जील ने नल राजा का और उसका बाकी सारे एस्पेक्ट्स और वो कैरेक्टर्स लिए। मैंने दमयंती का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश की। जील इंदौर आए, प्रैक्टिस किया, परफॉर्मेंस तक हम लोग ले आए, आना जाना बेचारा करते रहे। और इंदौर में बाकी स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, सब चीज़ डिज़ाइन किया। और
माँ जिद पे अड़ गई कि नहीं, रमा देवी जी आएंगी, उनकी पत्नी, डाक टिकट जारी करने के लिए, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो गुरुजी रमा देवी जी और पौलमी दीदी आई उनके साथ में इंदौर में। जाल सभागृह में कार्यक्रम हुआ, नल दमयंती का हम लोगों ने मंचन किया और इंदौर फिलेटेलिक डिपार्टमेंट के तौर से और कुछ अधिकारी जो दिल्ली में उस समय पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के थे, वो लोग अधिकारी लोगों के साथ में उस समय की सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन जी और सज्जन सिंह वर्मा जी जो वहाँ के विधायक थे, सरकारी साँचे में, सरकारी खाके के साथ में एक शिष्य का सपना साकार होते हुए हम लोग सब लोग देख रहे थे और गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम सब इस अद्भुत समारोह के साक्षी रहे और महाराज जी का स्टैम्प महाराज जी पर डाक टिकट रिलीज हुआ। ये मेरे जीवन की, ये कह लीजिए कि अद्भुत घटना थी। अविस्मरणीय घटना थी। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा भावुक हो गई। ये वो दिन था जब एक शिष्य एक्सट्रीमली सॉरी। ये वो दिन था जब मैं एक शिष्या होने के नाते अपने गुरु के चेहरे पर एक समाधान का भाव देख रही थी, एक समर्पण का भाव देख रही थी कि जहां एक शिष्य को समाधान था कि अपने गुरु के लिए वो कुछ कर पाए। मुझे याद है मेरे पिताजी, मैं और बाकी के लोग, मेरे परिवार के बाकी सदस्य, मेरा भाई, हम लोग तीनों ऑडिटोरियम के आखिरी वाले दरवाजे पर खड़े थे जब स्टैम्प रिलीज हुआ। तो जो एक समाधान या जो समर्पण की भावना चेहरे पर और एक अद्भुत आनंद दिखाई दे रहा था, वो आज भी मेरे सामने है। मेरे सामने वो चित्र है। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मैं उस समय के कुछ चित्र आप लोगों के साथ साझा करूं, पर वो सारे चित्र इंदौर में है, मैं पुणे में हूँ, मेरे पास यहाँ वो चित्र नहीं है। संभवतः जल्दी ही मैं इंदौर जाऊंगी तो मैं ज़रूर वो चित्र और वो क्षण आप लोगों के साथ साझा करूंगी। मेरे पिताजी ने उस समय एक शब्द कहा कि देखो, आज शिष्य का दायित्व पूरा होता नजर आ रहा है कि जहां महाराज जी के लिए कुछ करना था तो उनकी शिष्या ने अपना काम डाक टिकट जारी करके कर दिया और हम लोग उसके साक्षी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम सब के लिए उदाहरण है कि जैसे गुरु का दायित्व होता है शिष्य के लिए, शिष्य का भी गुरु के लिए दायित्व होता है। और हम सब शिष्यों को ये चीज ध्यान रखनी है कि गुरु की से प्राप्त विद्या को हम कितना दे सकें आने वाली जनता, आने वाली पीढ़ी को, बिना उसमें किसी प्रकार के मिक्सचर के। जैसे हमने प्राप्त की है वैसे उसमें अपना थोड़ा, देखिए
हर गुरु अपना उसमें योगदान, अपने अनुभव का योगदान उसमें करता है, और जो मूल तत्व है, मूल फॉर्म है, उसका ढांचा ना बिगाड़ते हुए हमको वो धरोहर अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना है। और यही हम शिष्यों का दायित्व मैं समझती हूँ। मैं महाराज जी की एक कविता के साथ अपना कथन यहाँ समाप्त करूंगी। बाजी घर आई तो सभी लोग करते हैं। ये साहित्य का उत्तम उदाहरण एक दिखा देना चाहूंगी मैं यहाँ पर। शाम भई घनश्याम नहीं, कहूँ शाम बिना सखी शाम ना आए। शाम ही शाम पुकार रही, दई शाम भई घनश्याम ना आए। तो श्याम मतलब भगवान कृष्ण, और शाम मतलब सांझ, इवनिंग। तो श्याम और शाम, इसका बड़ा सुंदर महाराज जी ने अपनी कविता में कहा है कि शाम भई घन श्याम नहीं, कहो शाम बिना शाम न आई। शाम ही शाम पुकार रही, दई शाम भई घन श्याम न आए। ये छोटी सी कोशिश थी। एक और कविता मैं करना चाहूंगी। दरस तो दिखाए जाओ, धीर तो पंथाए जाओ। एतहु ना आओ तो पाती तो पठाए जाओ। देखो देखो ब्रिजबान नारी, छोड़ी सब काम धाम। मेरे मनमोहन मुरारी, मेरे मनमोहन मुरारी, माधव मान के जाओ। दरस तो दिखाए जाओ, धीर तो बंधाए जाओ। धन्यवाद।